हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री। और इसमें है 5 चैप्टर। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में, तीसरा है नात्सीवाद जिसे नाजीवाद भी कहते हैं और हिटलर का उदय, चौथा है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, पांचवा है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आपको कितने दिनों से क्लासेस नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब क्लासेस डेली आएंगी और डेली हम 2 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कवर करेंगे। जैसे कि अभी हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं 9th क्लास की। अगर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स चाहिए यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स जो है काफ़ी कम पे करके आपको मिल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12 तक की, वो काफ़ी महंगी आ रही हैं, इसलिए हमने ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है। काफ़ी लोगों ने इस नोट्स को लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे पहला चैप्टर हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, जिसमें दिया गया है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। सबसे पहला जो सवाल होता है उसका जवाब है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 में। मध्य मार्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। 3 वर्ग उस टाइम होते थे, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। तो मध्य मार्ग के जो होते थे उनके साथ जो घटनाएं हुई, उन्होंने जो घटनाएं शुरू की, उनकी श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। कभी भी क्रांति की बात आती है तो समझ जाइएगा कि समाज में कुछ न कुछ ऐसा उलट पुलट चल रहा है जिसके खिलाफ वो लोग क्रांति करने वाले हैं। यहाँ मध्य मार्ग के लोगों ने किया था क्योंकि जो राजशाही थी, जो उच्च वर्ग थे, उनका क्रूर शासन था, उनका ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेना, लोगों पे शासन करना, ये सारी चीज़ों ने उनको झकझोरा था फ्रांसीसी क्रांति के लिए। और स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। यही स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को भारत ने लिया है। कहाँ से लिया है ये आपको पता चल गया। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 एक बास्तिल का किला था, वहीं से हुई थी। बास्तिल किले से सभी लोग जो हैं नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तिल का जो किला था सम्राट के निरंकुशता का प्रतीक था, इसलिए जितने भी लोग थे फ्रांस में, जो मध्य वर्ग के, निम्न वर्ग के, वो उससे नफरत करते थे। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल किला तोड़कर राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको बास्तिल किला के अंदर रखा गया था और इन्होंने रिहा करा दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे कारण अच्छे से दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के 2 टाइप के कारण दिए गए हैं और उसके अंदर बहुत सारे बातें हैं, जैसे सामाजिक कारण है और राजनीतिक कारण है। सामाजिक कारण में कहा गया है कि समाज का वर्गों में बटा होना, यानी समाज जो था, फ्रांसीसी समाज, वो कई वर्गों में बटा था। सामाजिक विभेद थे, लोगों में काफ़ी विभेद था, ऊंच नीच का फर्क था, आर्थिक स्थिति का फर्क था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग जो था, जो निम्न से ऊपर और उच्च से नीचे था, जो कि ज़्यादा वो प्रभावित होते थे, उन लोगों को धीरे धीरे अपनी चीज़ें समझ में आने लगी, अपना अधिकार समझ में आने लगा। उन लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हमारा कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है, और क्योंकि ये मध्यम वर्ग पढ़े लिखे होते थे। ठीक है। राजनीतिक कारण में अयोग्य शासन था, जैसे कि निरंकुश शासन था, राजशाही जो थी निरंकुश थी। विशेषाधिकार था, ठीक है, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि एक समाज में रहते हुए भी कुछ विशेष अधिकारों का मिलना, जिसके लायक भी आप नहीं हैं फिर भी आपको कोई विशेषाधिकार मिला है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, यही बातें थी। जीविका संकट था, यानी कि आजीविका का जो है वहाँ पे संकट उत्पन्न हो चुका था। खाली राजकोष था जो वो खाली हो चुका था। लगभग 12 अरब लिब्रे का फ्रांस पे कर्ज था। ठीक है, तो ये 2 तरह के कारण थे, एक था सामाजिक कारण और एक था राजनीतिक कारण, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, वकील,
किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर इत्यादि ये तृतीय स्टेट में आते थे। जिनके पास भूमि होती थी, जो भूमिहीन भी होते थे और मजदूर वगैरह जितने भी होते थे ये तृतीय स्टेट में आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60% यानी कि फ्रांस की जितनी भी ज़मीनें थी उसमें से 60% ज़मीनों पर कुलीनों का, चर्च का और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि अमीर यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तृतीय स्टेट में भी अमीर है। ठीक है, तो इन लोगों का वहाँ पे अधिकार था। ताइद क्या हो, ताइद का मतलब था तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूलने जाने वाला कर। तृतीय जो स्टेट था ये वाला, जिसमें बड़े व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर सब आते थे, उनसे जो है प्रथम स्टेट वाले यानी पादरी जो है कर वसूलते थे। इसको ताइद कहा जाता था। टाइल क्या था? टाइल था तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो तृतीय स्टेट से दो लोग कर वसूलते थे, एक सरकार वसूलती थी और एक चर्च के जो पादरी होते थे वो वसूलते थे। प्रथम दो स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन्हें राज्य को दिया जाने वाला कर से छूट था। यानी कि पादरी जो थे प्रथम स्टेट के, उनको कोई कर नहीं देना होता था। द्वितीय स्टेट के जो कुलीन वर्ग होते थे उनको कोई कर नहीं देना होता था। लेकिन तृतीय स्टेट के जो लोग थे एक तो गरीब थे और ऊपर से इनसे पादरी भी कर वसूलते थे और जो सरकार थी वो भी कर वसूलती थी। राज्य के सभी टैक्स तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। यानी कि राज्य के जो भी टैक्स थे वो सिर्फ तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्थिक कारण क्या थी। स्थितियां तब और खराब हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती और इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। यानी कि सूखा और ओला पड़ने के बाद खेती नहीं होती थी, पैदावार नहीं होता था, फिर भी टैक्स में कोई कमी नहीं बरती जाती थी। खाद्यान्नों की कमी और जीवन निर्वाह संकट शासन के दौरान बार बार होने लगा। अब ये मध्यम वर्ग कौन सा था? ये मध्यम वर्ग 18वीं सदी में इसका उदय होता है। ठीक है, वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक। अब तृतीय स्टेट में जो लोग थे पढ़े लिखे वही उभर के सामने आते हैं, जिसमें होते हैं वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक यानी कि थिंकर्स। इन्होंने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इन्होंने एक कल्पना किया कि ये जो विशेषाधिकार मिले हैं प्रथम स्टेट के लोगों को या फिर द्वितीय स्टेट के लोगों को, इनका अंत हो सकता है। रेशमी ऊनी वस्त्र के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। अब ये रेशमी वस्त्र का, ऊनी वस्त्र का उत्पादन करते थे और उससे ये पैसे कमाते थे। इन्होंने पहले अपनी संपत्ति अर्जित की। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनका मानना यह था कि हम यहाँ जन्म लिए हैं, इस आधार पर किसी के पास विशेषाधिकार समाज में नहीं होना चाहिए। लुई 16वें, आइए देखते हैं फ्रांस में जो लुई 16वें थे उनके बारे में। 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा लुई 16वां। वह फ्रांस के बर्बी शासन का राजा था। ठीक है, विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था और राज्यारोहण के समय राजकोष खाली होने के निम्न कारण थे। जब इनका राज्यारोहण हुआ तो फिर राजकोष खाली हो गया और इसके जो कारण थे वो था लंबे समय से वित्तीय संकट था इनके ऊपर। पूर्ववर्ती राजाओं के शानो शौकत पर फिजूल खर्ची था। जो भी पूर्व के राजा थे इनसे पहले वो अपनी शानो शौकत पे फिजूल खर्ची करते थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ सहायता। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ, ठीक है, उसमें ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने सहायता की, अमेरिका की। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? तो क्रांति की शुरुआत होती है स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग में एक मत देने का अधिकार था। स्टेटस जनरल का जो नियम था तो प्रत्येक वर्ग जो थे उन्हें एक मत देने का अधिकार था। कड़ाके की ठंड में फसलों का नुकसान हुआ और पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी। जब गेहूं के फसलों का नुकसान हुआ तो पाव रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बेकरी मालिक कमजोरी का फायदा उठाकर जमाखोरी करने लगे। यानी कि बेकरी मालिक जो होते थे उनको पता चला कि जब फसल नहीं हुई है, उनके पास जो भी पाव रोटी थी उसे वो बचा के उसे जमाखोरी के लिए यूज करने लगे और इसलिए कीमतें ज़्यादा हो गई। बेकरी के दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरत की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। ठीक है, बेकरी के दुकान पर जिन औरतों ने पाव रोटी लेने गई थी उन्होंने काफ़ी देर वेट करने के बाद नहीं मिलने पर धावा बोल दिया। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया
और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल किले पर धावा बोलकर उसे निस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 को हुए लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब ये लोग एक कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। अपने विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान लगाकर लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लुई 16वें को पता चला कि हमारे जो विद्रोही हैं, जो हमारा विद्रोह कर रहे हैं, उनके पास अभी काफ़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने जो असेंबली की थी उसको इन्होंने मान्यता दे दी। अपने 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यानी कि ये जो कर होते थे, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था जो थी, उनके उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करने का आदेश पारित किया। ठीक है। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, यानी कि एक संविधान बना। संवैधानिक राजतंत्र की नींव का मतलब होता है कि संविधान के हिसाब से राजतंत्र का निर्वहन। ठीक है। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। अब ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, क्योंकि ये राजा द्वारा तो बनाई नहीं गई थी, तो फिर इसके उद्देश्य क्या थे? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी सम्राट जो असीमित शक्तियों को लेकर निरंकुशता फैला रहा है उसे सबसे पहले कम करना, सीमित करना, एक लिमिट में लाना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कई भागों में बांट देना, यानी शक्तियां जो एक राजा के हाथों में निहित है उसका केंद्रीकरण हुआ है, सारी शक्तियों को वो लेकर बैठा हुआ है, उसे विभिन्न वर्ग के लोगों में बांट देना। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आज के तर्ज पे ये बातें वहाँ पे हुई। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, इनको ये अधिकार सौंपा गया कि आप संविधान के कानून बना सकते हैं। ठीक है। अब नए संविधान जो बना उसके अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। जो भी सक्रिय नागरिक होते थे उनको सिर्फ मतदान का अधिकार था। अब ये सक्रिय नागरिकों की परिभाषा क्या थी? तो इसमें थे जो पुरुष थे, ठीक है, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। अब देखिए, मतदान का अधिकार मिला है, लेकिन इसमें भी क्या शर्तें हैं? इसमें महिलाओं की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। ठीक है। इसमें सिर्फ पुरुष हैं, और उसमें भी जिनकी उम्र 25 से अधिक है और कम से कम 3 दिन की जो उनकी मजदूरी है उसके बराबर अगर वो कर चुकाते हैं सरकार को, तो वो मत दे सकते हैं। ठीक है। महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया, यानी कि इनके अलावा जो लोग हैं जो मजदूरी नहीं करते हैं, 3 दिन के बराबर कर नहीं चुकाते हैं, इनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया। यही जो है सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक की परिभाषा थी फ्रांस की क्रांति में। राजा की शक्तियों और विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को अलग अलग किया गया, अलग अलग लोगों को शक्तियाँ दी गई ताकि सब लोग अपने क्षेत्र में काम करें। राजनीतिक प्रतीक। अब देखिए, यहाँ पे प्रतीक जो तय किया गया था, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। विधिपट जो था, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। कानून सबके लिए समान है, यानी जितने लोग हैं उनके लिए कानून समान है, और कानून के नज़र में सब लोग बराबर हैं। ठीक है। त्रिभुज के अंदर किरणें बिखेरती आंखें जो बनाई गई थी, उसका वो ज्ञान का प्रतीक था। ठीक है। डैनो वाली स्त्री जो थी वो कानून का मानवीय रूप थी। ठीक है। एक कानून जो है एक मानव रूप में है। छड़ों का गट्ठर जो था एकता का प्रतीक था। नीला, सफ़ेद, लाल, ये 3 जो रंग थे ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग थे। और टूटी हुई जो जंजीर थी वो दासों की आज़ादी का प्रतीक था। जो लोग आज तक दासता का शिकार हो रहे थे उनकी आज़ादी का प्रतीक था। आतंकराज। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की नीति के कारण 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है फ्रांस में। ठीक है। गणतंत्र का कोई भी शत्रु, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है। दोषी पाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था।
गिलोटिन दो खंभों में बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर अपराधी का सिर रखकर धड़ से अलग कर दिया जाता था और आविष्कारक गिलोटिन था। ठीक है, इसलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ा था। रोबेस्पियर की नीतियाँ क्या थी? तो पहली नीति थी कि मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, यानी कि अपना जो अनाज और पैदावार होता था शहरों में ले जाकर सरकार ने जो तय किया है कीमत उस पर बेचने के लिए उनको बाध्य किया गया। महंगे आटे की जगह साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को नागरिक एवं सितोइन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद करके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, ये थी रोबेस्पियर की नीतियां। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जो भी जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको मत देने का अधिकार नहीं था। इन संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। ठीक है, डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता है, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन कौन थे? तो ये 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। पड़ोसी देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा हुआ था। यूरोप के आधुनिकीकरण के कर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। 1815 में वह वाटरलू में पराजित हुआ। ठीक है, तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। अब महिलाओं के लिए क्रांति शुरू हुई। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और महिलाओं में केवल तृतीय स्टेटस की धनी लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। ठीक है, सुधार क्या हुए? तो सरकारी विद्यालय की स्थापना, लड़कियों की स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा कहा गया। पिता मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते। लड़कियों की शादी जो है पिता उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद व्यवसाय चला सकती थी। उनको जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण वो ले सकती हैं और उसके बाद अपना व्यवसाय कर सकती हैं। 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। यह कानून छोटे समय तक लागू रहा। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। 1789 के बाद फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। फ्रांसीसी सरकार के कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारा गया। फ्रांस के अखबारों में पुस्तकों की बाढ़ आई और पुस्तकों की बाढ़ आई जो गांवों तक पहुंची। फ्रांस के गांव तक पहुंची। इसके अंदर फ्रांस की घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और टिप्पणी होती थी। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर था फ्रांस की क्रांति, जिसको हमने कंप्लीट किया। आपको ये जो सीरीज है ये कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में 9वीं क्लास के, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। धन्यवाद।